गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दिस इज अंजू मौर्य और आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। जैसा कि आपको बताया गया था, एनिमल टिश्यू। और बहुत सारे लोग एनिमल टिश्यू में बहुत टफ लगता है, बहुत प्रॉब्लम आती है। तो हम तो पूरी कोशिश ही करेंगे कि आपको एकदम सिंप्लीफाई करके समझाएं। तो हमारे पास अभी आज हमने इसका नोट प्रिपेयर किया। लगभग एक टॉपिक इसमें, जैसे इसको हमने लगभग 3 टॉपिक में डिवाइड कर दिया एनिमल टिश्यू को। तो आज एक पोर्शन पढ़ा देते हैं, 2 पोर्शन का फिर से नोट बना के आपको पढ़ा देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए टिश्यू क्या होते हैं। प्लांट टिश्यू हमने आपको पढ़ाया हुआ है। अच्छा, अगर ये वीडियो क्रैश कोर्स वालों को जा रहा है, अगर क्रैश कोर्स वालों को भी अगर ये वीडियो हम देते हैं तो क्रैश कोर्स वाले परेशान ना होएं। 4 तरीके के टिश्यू एक्चुअली होते हैं: एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। तो जिसमें हम मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू मस्कुलर सिस्टम और नर्वस सिस्टम में पढ़ा चुके हैं ओल्ड बैच को, और क्रैश कोर्स को पढ़ाएंगे। तो हम बस यहाँ पे 2 ही तरीके के टिश्यू डिस्कस करने वाले हैं, एक एपिथेलियल और एक कनेक्टिव टिश्यू। ठीक, बस इतना ही हमें डिस्कस करना है। तो आज के जो लेक्चर है उसमें हम सबसे पहले मतलब समझेंगे कि टिश्यू का मतलब क्या होता है। टिश्यू क्या होता है, तो आप सबको पता है, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, मतलब सेम टाइप के सेल्स के ग्रुप को ही टिश्यू कहा जाता है, जिसकी ओरिजिन सेम हो, फंक्शन सेम हो, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन, ठीक है। और ये जो है ना, इसकी ओरिजिन भी कैसी होती है, सेम होती है। मतलब सेम टाइप की ही सेल के ग्रुप को टिश्यू कहा जाता है। और अगर वो उनकी ओरिजिन सेम है और सेम टाइप का उनका, हम कह सकते हैं कि सेम टाइप की सेल्स है, तो वो अगर सेम टाइप का ही फंक्शन परफॉर्म कर रही हैं तो उसको हम टिश्यू के नाम से जानते हैं, उतक कहते हैं हिंदी में। कुछ पूछा जाता है जैसे टिश्यू की स्टडी किस में की जाती है, तो हिस्टोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी डील्स विद द स्टडी ऑफ टिश्यू। स्टडी ऑफ टिश्यू को हिस्टोलॉजी कहते हैं। टर्म इसका बिचैट ने दिया था। टर्म हिस्टोलॉजी मतलब टर्म टिश्यू बिचैट ने दिया था, और टर्म हिस्टोलॉजी मेयर ने दिया था। मेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट, हम बार बार कह रहे हैं, मेयर का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। फादर ऑफ हिस्टोलॉजी या फाउंडर ऑफ हिस्टोलॉजी कहते हैं मार्सेलो मालपिघी को। किसको कहते हैं? मार्सेलो मालपिघी। ओके, मालपिघी का भी बहुत कंट्रीब्यूशन है बायोलॉजी में। अब देखिए टिश्यू कितने तरीके के होते हैं, उतक कितने तरीके के होते हैं, तो 4 तरीके के टिश्यूज होते हैं। कितने तरीके के? 4 तरीके के। सबसे ज़्यादा और सबसे सिंपलेस्ट जो होता है वो होता है एपिथेलियल टिश्यू। एकदम देखिए, हमने टू द पॉइंट चीज़ें लिखी हैं, आपको टू द पॉइंट चीज़ें समझनी है और एकदम सिंप्लीफाई तरीके से। दूसरा है कनेक्टिव टिश्यू, ओके। तीसरा है मस्कुलर टिश्यू, ओके। और चौथा है नर्वस टिश्यू। तो 4 तरीके के टिश्यूज हैं: एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और नर्वस। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ये याद रखनी है कि जो एपिथेलियल टिश्यूज होता है, दिस इज द ओनली टिश्यू जो तीनों ही टाइप के जर्म लेयर से डेराइव होता है। जर्म लेयर आपको पता है 3 तरीके का जर्म लेयर होता है: एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। ठीक, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। और इन्हीं तीनों जर्म लेयर से आगे चल के हमारी बॉडी के हर एक पार्ट बनते। तो जो इपिथेलियल टिश्यू है ये तीनों ही तरीके के जर्म लेयर से डेराइव होता है। वेरी वेरी आईएमपी, आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसा टिश्यू बताइए जो तीनों ही तरीके के जर्म लेयर से डेराइव है। जो कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू में आपके सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू, आगे आज चलेंगे हम लोग पढ़ेंगे सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू और हार्ड कनेक्टिव टिश्यू। सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू में आपका ब्लड और लिम्फ आ जाता है, ठीक। और हार्ड कनेक्टिव टिश्यू में आपके कार्टिलेजेस, उपास्थियाँ और बोन्स आ जाते हैं। तो कनेक्टिव टिश्यू भी आगे हम लोग पढ़ेंगे, सॉफ्ट और हार्ड कनेक्टिव टिश्यू। ये भी और भी कनेक्टिव टिश्यू के टाइप होते हैं, वो अलग चीज़ है। तो कनेक्टिव टिश्यू इज द टिश्यू विच डेराइव फ्रॉम द मीजोडर्म। ये कौन सी जर्म लेयर से डेराइव होता है? मीजोडर्म से। चाहे आप बोन देखिए, चाहे ब्लड देखिए, चाहे लिम्फ देखिए, चाहे कार्टिलेज, इसकी ओरिजिन मीजोडर्मल होती है। उसके बाद
मस्कुलर टिश्यू, आप सबको पता है कि मस्कुलर टिश्यू डेराइव होती है मीजोडर्म से, एक्सेप्ट दो मसल, सीलियरी एंड आइरिस मसल। ये दोनों ही आई की मसल हैं, आई में पाई जाती हैं। ये दो ऐसी मसल हैं जो कि किससे डेराइव होती हैं? ये एक्टोडर्मल होती हैं। कैसी होती हैं? एक्टोडर्मल। तो सारे ही मसल मीजोडर्म होते हैं एक्सेप्ट दीज टू, सीलियरी एंड आइरिस। ये हमने मसल में आपको पढ़ाया भी था, ये एक्टोडर्मल ओरिजिन का होता है। उसके बाद नर्वस सिस्टम, सबको पता है नर्वस सिस्टम क्या होता है, डेराइव फ्रॉम द एक्टोडर्म। ये किससे डेराइव होता है? एक्टोडर्म से डेराइव होता है। आई होप आपको ओरिजिन समझ में आ गया होगा कि 4 तरीके के टिश्यू हैं, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और नर्वस। एपिथेलियल डेराइव होता है तीनों जर्म लेयर से, कनेक्टिव केवल मीजोडर्म से, मस्कुलर मीजोडर्म से डेराइव होता है एक्सेप्ट सीलियरी एंड आइरिस मसल जो कि एक्टोडर्मल इन ओरिजिन होता है। नर्वस सिस्टम डेराइव फ्रॉम द एक्टोडर्म। नर्वस सिस्टम किससे डेराइव होते हैं? एक्टोडर्म से डेराइव होते हैं। अब आते हैं हम, अगर एपिथेलियल टिश्यू तीनों ही जर्म लेयर से डेराइव है तो जो एक्टोडर्म से डेराइव होता है वो क्या होता है? जो मीजोडर्म से होता है और जो एंडोडर्म से होता है। तो ऐसा एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल का हम टाइप बता रहे हैं, इफ डेराइव फ्रॉम द एक्टोडर्म, अगर एपिथेलियल टिश्यू एक्टोडर्म से डेराइव है तो उसको हम एपिडर्मिस कहते हैं, वेरी आईएमपी, ठीक। और ये बनाता है, फॉर्म्स आउटर कवरिंग ऑफ द बॉडी। हमारी पूरी ही बॉडी की जो आउटर कवरिंग है, ये स्किन है, स्किन की सबसे बाहरी लेयर क्या है? एपिडर्मिस है। और एपिडर्मिस एक एपिथेलियल टिश्यू ही है, लेकिन ऐसा एपिथेलियल टिश्यू है जो कि एक्टोडर्म से डेराइव है, इसको स्किन एपिडर्मिस के नाम से जाना जाता है। तो एपिथेलियल टिश्यू जो एक्टोडर्म से डेराइव है वो स्किन का एपिडर्मिस बनाता है, सबसे आउटर कवरिंग, ठीक। तो एक्टोडर्म से डेराइव होने वाला एपिथेलियल टिश्यू स्किन एपिडर्मिस है, ठीक। अगर एपिथेलियल टिश्यू जो ऐसा एपिथेलियल टिश्यू जो मीजोडर्म से डेराइव होता है वो कहलाता है मीजोथीलियम। क्या कहलाता है? मीजोथीलियम। और लाइन द बॉडी कैविटी एंड कॉल्ड मीजोथीलियम। जैसे पेरिटोनियम, हमारी पेरिटोनियम एब्डोमेन की जो कैविटी है उसकी लाइनिंग जो है वो एपिथेलियल टिश्यू की ही है, लेकिन उसका जो ओरिजिन है वो मीजोडर्मल है। तो मीजोडर्म से डेराइव होने वाला एपिथेलियल टिश्यू मीजोथीलियम कहलाता है। और पेरिटोनियल कैविटी, प्लूरल कैविटी मतलब लंग्स की जो कैविटी है, और पेरिकार्डियल कैविटी जो हार्ट की कैविटी है, इसको लाइन करता है। तो जो बॉडी कैविटी है इसकी लाइनिंग बनाता है ये। अगर एंडोडर्म से डेराइव है ये, तो दिस इज कॉल्ड एज एंडोथीलियम। क्या कहलाता है? ऐसा एपिथेलियल टिश्यू जो एंडोडर्म से डेराइव हो उसको एंडोथीलियम कहते हैं। एंड दिस लाइन द वाइटल ऑर्गन ऑफ द बॉडी। जितने भी वाइटल ऑर्गन्स हैं, बहुत सारे वाइटल ऑर्गन की लाइनिंग बनाता है। जैसे ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल की लाइनिंग को हम एंडोथीलियम कह देते हैं, ठीक है। इसकी लाइनिंग को हम क्या कह देते हैं? एंडोथीलियम, ओके। तो एंडोथीलियम, मीजोथीलियम और एपिडर्मिस। एक्टोडर्म से डेराइव होने वाला एपिथेलियल टिश्यू एपिडर्मिस, मीजोडर्म से डेराइव होने वाला एपिथेलियल टिश्यू मीजोथीलियम, और एंडोडर्म से डेराइव होने वाला एपिथेलियल टिश्यू एंडोथीलियम। कोई टेंशन? तो एपिथेलियल टिश्यू एक ऐसा टिश्यू है एपिथेलियल टिश्यू एक ऐसा टिश्यू है जो तीनों ही तरीके के जर्म लेयर से डेराइव होता है। बाकी कनेक्टिव टिश्यू केवल मेसोडर्मल ओरिजिन का होता है। मस्कुलर टिश्यू मोस्टली मेसोडर्मल ओरिजिन का होता है एक्सेप्ट आइरिस एंड सिलियरी मसल, और नर्वस टिश्यू एक्टोडर्मल ओरिजिन का होता है। अब हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे, हमें बस यही 2 पढ़ना है। क्या? ध्यान से देखिए, एक एपिथेलियल और एक कनेक्टिव, क्योंकि मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू हम मस्कुलर सिस्टम जब मसल पढ़ते हैं और नर्वस सिस्टम जब नर्वस सिस्टम पढ़ते हैं तब वहाँ पे हम इसको डिस्कस करते हैं। तो देखिए, इसके बाद आते हैं एपिथेलियल टिश्यू पे। याद रखना, वेरी आईएमपी, पहला क्वेश्चन तो आपको यहीं से बनता है।
वेरी वेरी आईएमपी, जो बोलने जा रहे हैं उसको तुरंत नोट करना। दिस इज द ओनली टिश्यू विच इज ए वस्कुलर। चारों में से ए वस्कुलर कौन है भाई? इसमें कोई ब्लड वेसल नहीं होती, इसमें कोई भी ब्लड वेसल नहीं होती, इसको हम ए वेस्कुलर कहते हैं। अब सवाल है कि अगर इसमें कोई ब्लड वेसल नहीं होती तो ये अपना न्यूट्रिशन कहाँ से डेराइव करते हैं, अभी बताते हैं। ठीक, चलिए। रेस्ट अपॉन बेसमेंट मेम्ब्रेन, वेरी आईएमपी। कोई भी टिश्यू है, ध्यान समझिए, एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल कोई भी टिश्यू नहीं, एपिथेलियल टिश्यू हमेशा और हमेशा एक मेम्ब्रेन के ऊपर पाए जाते हैं, एक मेम्ब्रेन के ऊपर पाए जाते हैं। जैसे ये मेम्ब्रेन है और इसी के ऊपर ग्रुप ऑफ सेल है, एपिथेलियल टिश्यू। ठीक, और इस मेम्ब्रेन को हम, जिस मेम्ब्रेन के ऊपर ये रेस्ट करते हैं या पाए जाते हैं, इस मेम्ब्रेन को हम बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं। अब सवाल यहाँ से देखो कितना बना, ऐसा टिश्यू बताइए जो बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर पाया जाता है। योर आंसर मस्ट बी एपिथेलियल। ऐसा टिश्यू बताइए जो ए वस्कुलर होता है। योर आंसर मस्ट बी एपिथेलियम। ऐसा टिश्यू बताइए जो तीनों ही तरीके के जर्म लेयर से डिराइव है। योर आंसर मस्ट बी एपिथेलियम। ऐसा एपिथेलियम जिसकी ओरिजिन एक्टोडर्म, एपिडर्मिस। ऐसा एपिथेलियम जिसकी ओरिजिन मीजोडर्मल, मीजोथेलियम। ऐसा एपिडर्मिस जिसकी ओरिजिन एंडोडर्मल, एंडोथेलियम। ठीक, कोई टेंशन यहाँ तक नहीं ना? चलिए, ये ए वेस्कुलर होता है और याद रखना ये एपिथेलियल टिश्यू हो गया, बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गया। ठीक, बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या होता है? बेसमेंट मेम्ब्रेन ए सेलुलर होती है, वेरी वेरी आईएमपी। ये सेल्स से नहीं बनी होती तो किससे बनी होती है? ये मोस्टली ग्लाइकोप्रोटीन से बनी होती है। किससे? ग्लाइकोप्रोटीन से बनी होती है। किससे बनी होती है? ग्लाइकोप्रोटीन से। और इसको बनाता कौन है इस बेसमेंट मेम्ब्रेन को? तो आपको याद रखना है कि दिस बेसमेंट मेम्ब्रेन इज पार्टली सीक्रेटेड बाय एपिथेलियल सेल्स एंड पार्टली बाय अंडरलाइंग कनेक्टिव टिश्यू। क्योंकि इसी के नीचे हो सकता है कनेक्टिव टिश्यू हो, एपिथेलियल टिश्यू के नीचे हो सकता है कनेक्टिव टिश्यू। भाई ब्लड वेसल्स वगैरह हैं तो ब्लड है ना, इसमें ब्लड है, तो इसी के नीचे क्या हो सकता है? कनेक्टिव टिश्यू हो सकता है, सीटी, या मस्कुलर टिश्यू हो सकता है। तो जो एपिथेलियल टिश्यू है, एपिथेलियल टिश्यू बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर होते हैं और ये ए वेस्कुलर होते हैं। तो ए वेस्कुलर होते हैं तो इनको न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है? फ्रॉम अंडरलाइंग कनेक्टिव टिश्यू। they derive their nutrition from the blood vessel of underlying connective tissue। तो ये ए वेस्कुलर हैं तो इनका जो न्यूट्रिशन है वो अंडरलाइंग, जो इसके नीचे कनेक्टिव टिश्यू होता है, उससे है। तो derive their nutrition from underlying connective tissue, and this is the only tissue which rests upon basement membrane। और basement membrane को बनाता कौन है? partly underlying connective tissue and partly epithelial cells। आधा epithelial cells बनाते हैं, आधा ये। और इसमें भी दो लेयर होती है, एक इनर जिसको बेसल लैमेला कहते हैं और एक आउटर जिसको फाइब्रस लैमेला कहते हैं, जिसमें फाइबर वगैरह पाए जाते हैं। तो दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्शन, यू कैन से बेसिक नॉलेज अबाउट एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू हमारी बॉडी के आउटर कवरिंग भी बनाते हैं, हमारे वाइटल ऑर्गन को भी कवर करते हैं, हमारे बॉडी कैविटी को भी लाइन करते हैं। ठीक है, और एपिथेलियल टिश्यू हमारे ग्लैंड्स भी बनाते हैं, याद रखना। तो अगर इसके फंक्शन पूछ दिया जाए तो फॉर्म आउटर कवरिंग ऑफ बॉडी, आउटर कवरिंग ऑफ बॉडी पहला, फॉर्म या लाइन बॉडी कैविटी, बॉडी कैविटी में हमारी बॉडी में जो जो कैविटी, लाइन वाइटल ऑर्गन। ठीक, वाइटल ऑर्गन, फॉर्म ग्लैंड्स, लेकिन ग्लैंड्स कौन बनाएंगे आगे चल के देखेंगे। और ये क्या होते हैं? दिस इज ए वस्कुलर, दिस इज द ओनली टिश्यू जो ए वस्कुलर होता है और रेस्ट अपॉन बेसमेंट मेम्ब्रेन
रेस्ट अपॉन बेसमेंट मेम्ब्रेन, और कोई भी टिश्यू आपको बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर नहीं दिखेगा। और तीसरा derived from all the derived from all the germ layers। इतनी बात आपको समझ आ गई? क्या किसी को कोई दिक्कत होनी चाहिए? नहीं ना, एकदम सिंपल है। नोट करिए, आगे चलते। और यू कैन से दे derive their nutrition from underlying connective tissue, अंडरलाइंग कनेक्टिव टिश्यू। आगे चलिए देखिए, अब एपिथेलियल टिश्यू दो तरीके का होता है। एपिथेलियल टिश्यू दो तरीके का होता है, एक कवरिंग या लाइनिंग, मतलब जो बॉडी कवर बनाए एपिडर्मिस, या लाइनिंग या तो बॉडी कैविटी को लाइन करे मेसोथेलियम, या वाइटल ऑर्गन को लाइन करे, लाइनिंग उसकी बनाए एंडोथेलियम। तो एक तो हो गया कवरिंग या लाइनिंग एपिथेलियम जो ये सब काम करते हैं, बॉडी ऑर्गन्स को, बॉडी सरफेस को कवर करने का काम। और दूसरा ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम जो ग्लैंड्स बनाते हैं। बहुत सारे ग्लैंड पढ़ेंगे, बहुत सारे ग्लैंड पढ़ेंगे, ठीक है। आगे ये आज हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम और कनेक्टिव टिश्यू के बारे में डिस्कशन करेंगे। कवर द बॉडी पार्ट्स, लाइन द बॉडी कैविटी एंड वाइटल ऑर्गन, जो हमारी बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं, ठीक, इनका काम ये है। अब ये कई तरीके के होते हैं, इनको दो तरीके से डिवाइड किया है हमने। किसको? कवरिंग या लाइनिंग एपिथेलियम को दो तरीके से डिवाइड किया है। पहला, ऑन द बेसिस ऑफ सेल शेप एंड लेयर्स, मतलब कितनी लेयर की है ये, क्या बस एक लेयर प्रेजेंट है? ध्यान समझना, बस अगर एक लेयर प्रेजेंट है तो इसको हम सिंपल एपिथेलियम कहते हैं। अगर कई लेयर्स प्रेजेंट हैं, कई लेयर्स, सेल्स की कई लेयर एक के ऊपर एक प्रेजेंट है, तो इसको हम कंपाउंड या स्ट्रेटिफाइड कहते हैं। सुनना ध्यान से भाई, हम हमेशा कहते हैं सारे एफर्ट हमारे, समझने समझाने सबकी जिम्मेदारी हमारी, बस आपको ध्यान से सुनना है, चीज़ों को एकदम कंसंट्रेट होकर देखना है और कुछ नहीं करना है। तो शेप और लेयर के बेसिस पे ये चार तरीके के होते हैं। एक सिंपल एपिथेलियम, एक कंपाउंड एपिथेलियम या स्ट्रेटिफाइड, ये नाम लिखा है स्ट्रेटिफाइड, हमेशा याद रखना, कंपाउंड को स्ट्रेटिफाइड भी कहते हैं। स्यूडो स्ट्रेटिफाइड और ट्रांजिशनल एपिथेलियम, सब के सब बड़े इंपॉर्टेंट है और सब आपको समझ में आने वाले हैं। चार तरीके के होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन के बेसिस पे एक अलग ही तरीके का एपिथेलियम होता है जिसको स्पेशल एपिथेलियम, स्पेशल इसलिए कहा क्योंकि ये कुछ बहुत स्पेशल जगहों पे प्रेजेंट होते हैं। जर्माइनल एपिथेलियम, पिगमेंटेड एपिथेलियम और न्यूरोसेंसरी एपिथेलियम। जर्माइनल एपिथेलियम गोनेड्स में पाए जाते हैं, गोनेड्स मतलब ओवरी और टेस्टिस, आप बार बार हमने पढ़ाया भी है, ठीक, जो कि जर्म सेल्स बनाते हैं। जर्म सेल्स मतलब सेक्स सेल, मतलब गैमीट्स मतलब ओवा एंड स्पर्म, ठीक। पिगमेंटेड एपिथेलियम जो पिगमेंटेड सेल बनाते हैं, जैसे रेटिना में रॉड, कोन सेल्स, आइरिस जहाँ पे पिगमेंट हो, ठीक, आइरिस की वजह से हमारी आंखों का कलर होता है। न्यूरोसेंसरी मतलब जो नोज, ईयर, आईज, इन सब जगहों पे पाए जाते हैं, ठीक। तो इतने तरीके के हमारे पूरे के पूरे ये लाइनिंग या कवरिंग एपिथेलियम है जो बॉडी के कवर मतलब बनाते हैं, एक तरीके से बॉडी के लाइनिंग बनाते हैं। शेप और लेयर के बेसिस पे चार तरीके का और स्पेशल एपिथेलियम तीन तरीके का होता है। अब चलिए सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? सिंपल एपिथेलियम। सबसे पहला क्या है? सिंपल एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम का मतलब होता है सेल्स अरेंज इन ओनली वन लेयर, मतलब बेसमेंट मेम्ब्रेन, इसके ऊपर सेल्स की केवल एक ही लेयर होगी,
केवल एक ही लेयर होगी, तो ऐसे एपिथेलियम को सिंपल कहते हैं। अब सिंपल भी कई तरीके का होता है ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ सेल। सेल के शेप के बेसिस पे सिंपल एपिथेलियम 3 तरीके का होता है। अगर देखिए, सिंपल स्क्वैमस, सिंपल क्यूबॉइडल, सिंपल कॉल्यूमनर। सिंपल स्क्वैमस, सिंपल क्यूबॉइडल, सिंपल कॉल्यूमनर। मतलब अगर सेल फ्लैट है, एकदम फ्लैट, पतली पतली टाइल्स के जैसे सेल है, तो इसको हम स्क्वैमस कहेंगे, और एक ही लेयर है तो सिंपल स्क्वैमस। सेल्स अगर क्यूब के जैसे, क्यूब का मतलब विड्थ और हाइट बराबर है, तो इसको क्यूबॉइडल कहेंगे, सिंपल क्यूबॉइडल। और सेल्स अगर कॉलम के जैसी है, बड़ी बड़ी, मतलब हाइट ज्यादा है, विड्थ कम है, तो इसको हम सिंपल कॉल्यूमनर कहेंगे। बस एकदम आसानी से समझिए, सेल्स के शेप के बेसिस पे सिंपल एपिथेलियम 3 तरीके का, सिंपल स्क्वैमस, सिंपल क्यूबॉइडल, सिंपल कॉल्यूमनर। स्क्वैमस का मतलब सब में सिंगल लेयर सेल है, सिंगल लेयर क्यूब लाइक, सिंगल लेयर कॉलम लाइक, है ना, सिंगल लेयर फ्लैट सेल या टाइल्स लाइक। ओके, एकदम टाइल्स, चपटी सेल हो, चपटी। और इसका सिग्निफिकेंस क्या है वो भी देखेंगे अभी हम। अब देखिए, यहां पे जो न्यूक्लियस है वो सेंट्रल बल्ज्ड होगा, बल्ज न्यूक्लियस। बल्ज न्यूक्लियस का मतलब एकदम उभरा हुआ, क्योंकि सेल एकदम चपटी है तो न्यूक्लियस तो उभर जाएगा। तो न्यूक्लियस बल्ज्ड होगा, सेंट्रल होगा। यहां पे भी न्यूक्लियस है, सेंट्रल है, लेकिन जो कॉलमनर होती है उसमें न्यूक्लियस बेसल होता है। हमने बनाने को एकदम नीचे पाया जाता। कॉलमनर में न्यूक्लियस एकदम बेसल। तो आपसे पूछा जा सकता है इन तीनों में से बेसल न्यूक्लियस कहां पाया जाता है, तो कॉलमनर में एकदम बेसल न्यूक्लियस होता है, बाकी हर जगह सेंट्रल। तो इसमें सेंट्रल, इसमें सेंट्रल, इसमें बेसल। यहां तक चीज क्लियर। अब देखिए, ये क्योंकि एकदम फ्लैट टाइल के जैसे होती हैं, इसलिए इसको हम और क्या कहते हैं, हेंस इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पेवमेंट मेम्ब्रेन या पेवमेंट एपिथेलियम। पेवमेंट, चपटी एकदम होती है, टाइल्स जैसे होती है वैसे होती है, तो इसको हम पेवमेंट एपिथेलियम भी कहते हैं। समटाइम्स इनके मार्जिन्स जो है ना वेवी होते हैं, ऐसे ऐसे। जैसे मान लीजिए इनके मार्जिन ऐसे ऐसे वेवी होते हैं। कैसे होते हैं, सिरेटेड या वेवी होते हैं, इसलिए इसको टेसिलेटेड एपिथेलियम भी के नाम से जाना जाता है। तो क्योंकि ये फ्लैट टाइल्स के जैसे होते हैं, कौन, सिंपल स्क्वैमस, इसलिए इसको पेवमेंट एपिथेलियम, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समटाइम्स मार्जिन इज वेवी आर serrated, hence also called as tesselated epithelium. न्यूक्लियस सेंट्रली लोकेटेड है। ठीक, अब देखिए यहां बनाया हुआ है हमने, बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर सिंगल लेयर है, तभी तो सिंपल कहेंगे। सिंपल का मतलब सिंगल लेयर ही सेल होनी चाहिए। प्रेजेंट एट द साइट ऑफ डिफ्यूजन एंड फिल्ट्रेशन। अब इस एपिथेलियम का कुछ तो नेचर ने ऐसा सोच के इसको ऐसा बनाया होगा कि ये कहां प्रेजेंट होना चाहिए, जहां पर डिफ्यूजन होना है, गैसियस एक्सचेंज होना है, जहां पे फिल्ट्रेशन होना है, तो सेल्स एकदम चपटी होगी, पतली होगी, वो रोल प्ले करेगी इसमें। तो ऐसा साइट जहां पे डिफ्यूजन होना है, भाई डिफ्यूजन कहां होना है बताओ, डिफ्यूजन होना है एल्वियोलाई में। तो एल्वियोलाई की जो एपिथेलियम होती है वो सिंपल स्क्वैमस होती है। यहां से गैसियस एक्सचेंज होना है, पल्मोनरी कैपिलरी गैसेस एक्सचेंज होना है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक, और याद रखना जो पल्मोनरी कैपिलरी है, पल्मोनरी कैपिलरी की भी जो लाइनिंग है वो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम की ही बनी है। ब्लड वेसल्स भी जो है ना वो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम की भी बनी है। तो गैसेस एक्सचेंज जहां होना है, आपने बहुत बार हमने आपको ब्लड जब पढ़ा रहे थे तो बताए थे, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम जिसको हम एंडोथेलियम कह देते हैं। ठीक है, तो जहां गैसेस, क्योंकि ये पतली है
और यहीं से गैसेस एक्सचेंज हो सकता है, यहीं से फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन कहाँ होता है? बाउमैन कैप्सूल। कहाँ होता है भाई? बाउमैन कैप्सूल। तो बाउमैन कैप्सूल में भी जो एपिथेलियम होती है वो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम होती है। तो देखिए, प्रेजेंट एट द साइट ऑफ डिफ्यूजन एंड फिल्ट्रेशन, एल्वियोलाई ऑफ लंग्स, बाउमैन कैप्सूल, ब्लड वेसल लाइनिंग, लिम्फ वेसल लाइनिंग, कैपिलरी लाइनिंग, हार्ट मेम्ब्रेन, इन सब में। एकदम आसान, सिंपल स्क्वैमस समझ आ गया? किसी को कोई दिक्कत? एकदम आसान है भाई, सिंपल सी बात है। इसका सिग्निफिकेंस है एकदम फ्लैट सेल्स होती हैं, इसलिए यहाँ से डिफ्यूजन और गैसेस एक्सचेंज आराम, फिल्ट्रेशन आराम से हो सकता है। ठीक, चलिए अब हम देखते हैं। अब ये कभी नहीं भूलना कि कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है। आगे आइए। ये क्यूबॉइडल, सिंपल क्यूबॉइडल मतलब ये भी सिंगल लेयर होगी लेकिन सेल्स क्यूब जैसे होंगी। इक्वल हाइट एंड विड्थ, जितना हाइट उतना विड्थ। सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस, मेनी माइटोकॉन्ड्रिया। इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर बहुत ज्यादा होते हैं। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर बहुत ज्यादा होते हैं, तो नेचर ने इसको किस जगह पे दिया होगा? जहां पे बहुत ज्यादा एक्टिव एब्जॉर्प्शन करना हो, जहां पे बहुत ज्यादा एक्टिव सिक्रीशन करना हो। सुनना मेरी बात को, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर इसमें इतना ज्यादा होते हैं, इसलिए ये ऐसी जगहों पे प्रेजेंट होते हैं जहां पे एक्टिव एब्जॉर्प्शन, एक्टिव सिक्रीशन करना हो। लाइक समझिए, देखिए, मेनी माइटोकॉन्ड्रिया हेंस हेल्प इन एक्टिव एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। तो ये पीसीटी में, डीसीटी में ये प्रेजेंट होता है। अरे बाउमैन कैप्सूल बनाते हो तो पीसीटी, लूप ऑफ एनले, डीसीटी, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन सबसे मैक्सिमम होता है, यहाँ पे भी एब्जॉर्प्शन होता है, सिक्रीशन भी होता है ना। तो यहाँ की जो एपिथेलियम होगी क्यूबॉइडल, सिंपल क्यूबॉइडल, क्योंकि हम माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज्यादा हैं तो इसलिए एक्टिव एब्जॉर्प्शन में रोल प्ले करेगा। इसके अलावा थायराइड फॉलिकल्स, थायराइड फॉलिकल भी सिक्रीशन करता है। डक्ट ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड, बहुत सारी ऐसी ग्लैंड है जैसे पैनक्रियाज, स्वेट ग्लैंड, सेलिब्री ग्लैंड, मतलब जहां पे एक्टिव एब्जॉर्प्शन करना हो, सिक्रीशन करना हो। ठीक, कुछ क्यूबॉइडल सेल, सम क्यूबॉइडल सेल हैव माइक्रोविलाई। कुछ ऐसे क्यूबॉइडल सेल होते हैं जिनके पास ऐसे माइक्रोविलाई भी है ताकि ये ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्प्शन कर सके। अब माइक्रोविलाई है तो एब्जॉर्प्शन के सरफेस एरिया को बढ़ा देंगे, और ऐसे एपिथेलियम को ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम कहते हैं। तो ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम इज व्हाट? सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम भाई, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। और इनमें क्योंकि माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं तो इसलिए ये और ज्यादा एक्टिव एब्जॉर्प्शन कर सकते हैं। और कहाँ प्रेजेंट होता है ये? पीसीटी में, वेरी वेरी आईएमपी। ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम किसको कहते हैं? ऐसा सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम जिसपे माइक्रोविलाई प्रेजेंट हो उसको हम ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम के नाम से जानते हैं। और ये प्रेजेंट होता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, क्योंकि सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन यहीं पे होता है जब हम एक क्या बनाते हैं, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो किसी को यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे देखिए, अब आगे आइए। तीसरा, सिंपल कॉल्यूमनर, सिंगल लेयर कॉलम लाइक सेल, हाइट ज्यादा होगी विड्थ से, न्यूक्लियस बेसल होगा, प्रेजेंट वेयर लार्ज अमाउंट ऑफ सिक्रीशन इज रिक्वायर्ड, जहां पे बहुत ज्यादा सिक्रीशन करना हो, जहां पे बहुत ज्यादा सीक्रीशन करना हो, क्योंकि कॉलम लाइक सेल हैं, बड़ी सेल है तो वो ज्यादा ही सीक्रीशन स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पे भी सीक्रीशन जहां होता है वो प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ एक्टिव एब्जॉर्प्शन जहां होना है, ये एक्टिव एब्जॉर्प्शन के लिए है मेनली। सीक्रीशन जहां पे कम सीक्रीशन की जरूरत है वहां है, लेकिन ये जहां ज्यादा सीक्रीशन करना होता है क्योंकि सेल बड़ी है तो वो ज्यादा ही सीक्रीशन स्टोर कर सकते हैं, वहां प्रेजेंट होता है। जैसे स्टमक, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन, गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर की डक्ट को क्या कहते हो? सिस्टिक डक्ट या कोलेडेकस डक्ट भी कहते हो, ये भी याद रखना, सिस्टिक डक्ट या कोलेडेकट। तो ये दोनों सीक्रीशन और एब्जॉर्प्शन के लिए हैं।
लेकिन ये मेनली एब्जॉर्प्शन के लिए है क्योंकि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर ज़्यादा है, तो एक्टिव एब्जॉर्प्शन, और जहाँ कम सीक्रेशन हो वहाँ पे। लेकिन ये जहाँ ज़्यादा सीक्रेशन, क्योंकि सेल बड़ी है, they can store larger amount of secretions, so they are present at the site where large amount of secretions are required, जैसे स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, गॉल ब्लैडर, ये सब। और इसके बाद देखना जरा, सम कॉलमनर एपिथेलियम कंटेन्स सीलिया, कुछ कॉलमनर एपिथेलियम में सीलिया प्रेजेंट होता है, ऐसे ऐसे ऐसे, माइक्रोविलाई नहीं, सीलिया। भाई सीलिया एक अलग चीज है, माइक्रोविलाई क्या है, अलग चीज है। माइक्रोविलाई तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही एक्सटेंशन है, माइक्रोविलाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही इनफोल्डिंग है, माइक्रोविलाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। लेकिन सीलिया तो अराइज होते हैं बेसल बॉडी से। अब जो जहां ऐसा कॉलमनर एपिथेलियम जहां सीलिया प्रेजेंट होता है उसको सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम कहते हैं, और इसका काम होता है वन वे मूवमेंट ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल को केवल सीलिया बीट करके पार्टिकल को केवल एक वे में मूव करे, वन वे मूवमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल फेलोपियन ट्यूब, यूटरस, ट्रैकिया, ऐसे समझना। अब जैसे देखो फेलोपियन ट्यूब में क्या होता है, ध्यान से देखो भाई, एकदम सारी ही चीज आपके सामने क्लियर तरीके से बता रहे हैं। फेलोपियन ट्यूब, ठीक, ये फेलोपियन ट्यूब है, ओवा रिलीज हुआ, यहां आ गया, तो ओवा तो नॉन मोटाइल होता है, एग या oocyte नॉन मोटाइल है, ये आगे कैसे जाए, तो इसका जो फेलोपियन ट्यूब का जो लाइनिंग है, इसमें जो एपिथेलियम पाए जाते हैं सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम, इसमें सीलिया प्रेजेंट होता है, सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम, इसमें सीलिया बीट करता है, तो ये वन वे मूवमेंट इसको इधर से ढकेलते लेके जाता है, दूसरी तरफ मूवमेंट ये परमिट नहीं करता। ऐसा नहीं कि यहां से ओवन ठक नीचे आ जाए, ऐसा नहीं। दिस इज रिक्वायर्ड फॉर द वन वे मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल फेलोपियन ट्यूब में, ठीक। चलिए दूसरा है यूट्रस। यूट्रस है भाई ये सर्विक्स और ये वेजाइना, ठीक। और ये यहां पे देखिए क्या है, सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद यहां सीमेन डिपॉजिट हुआ, सीमेन डिपॉजिट हुआ, उसमें स्पर्म है, ठीक। अब इस स्पर्म को एक तरफ लेके जाना है, ऐसा नहीं कि स्पर्म नीचे आ गया बाहर निकल गया, ऐसा होता है नहीं। अगर सीमेन बाहर आया तभी स्पर्म बाहर आता है, तो स्पर्म को वन वे मूवमेंट लेके जाना है, तो ये जो यूट्रस की जो लाइनिंग है यहां पे भी सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम प्रेजेंट होते हैं, जो स्पर्म को, हालांकि स्पर्म को और कौन कौन लेके जाता है, प्रोस्टाग्लैंडिन यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन को प्रमोट करता है तब, और ये स्पर्म को यूट्रस, यहाँ यूट्रस में जो प्रेजेंट सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम है ये इसको लेके आते हैं फेलोपियन ट्यूब तक। रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी तो पढ़ाया ही आपको, वहां पे प्रोस्टाग्लैंडिन का भी काम बताया है, सीमेन में प्रोस्टाग्लैंडिन प्रेजेंट होते हैं जो कि यूट्रस, जो कि एक लोकल हार्मोन की तरह काम करते हैं, जो जहां रिलीज होते हैं वहीं पे उसके बाइंडिंग साइट होते हैं, ये बताया था रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी में। तो प्रोस्टाग्लैंडिन भी यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन को प्रमोट करता है, जैसे सीमेन डिस्चार्ज हुआ तो यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन वहां स्टार्ट हो जाता है और स्पर्म ऊपर चढ़ने लगता है। लेकिन स्पर्म क्या अकेले प्रोस्टाग्लैंडिन की हेल्प से चला जाएगा, नहीं, वहां पे भी उसका भी जो एपिथेलियम है यूट्रस का, वो सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम है जो वन वे मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वन वे मूवमेंट, ठीक। ट्रैकिया, ट्रैकिया भी, हमारे ट्रैकिया में भी सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम होते हैं। हमने बताया कि हम क्या करते हैं, म्यूकस, मतलब जब हम कोई डस्ट पार्टिकल और ये सारी चीजें इनहेल कर लेते हैं तो ट्रैकिया के जो सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम उसको बाहर की तरफ ऐसे म्यूकस के थ्रू नोज से निकाल देते हैं, तो वन वे मूवमेंट करते हैं ये डस्ट पार्टिकल का। ये पढ़ाया था हमने कब, जब हम आपको पढ़ा रहे थे मसल या कुछ पढ़ा रहे थे तो बताया था वहां पे, ठीक है। तो ये कहानी है कॉलमनर एपिथेलियम की, ठीक है। और एक जगह ये पाया जाता है, ये पाया जाता है न्यूरॉन, जो न्यूरोसील होता है वट स्पाइनल कॉर्ड की कैविटी, उसमें भी प्रेजेंट होता है, न्यूरोसील ऑफ सीएनएस। स्पाइनल कॉर्ड की कैविटी को हमने क्या कहा था, न्यूरोसील कहा था, तो वहां पे भी ये प्रेजेंट होता है, बाय डिफॉल्ट आप कह सकते हो। तो ये तीन तरीके के सिंपल एपिथेलियम बताए। सिंपल का मतलब सेल्स केवल एक ही लेयर में अरेंज होंगी और
शेप के बेसिस पे ये स्क्वैमस हो सकती हैं, क्यूबॉइडल हो सकती हैं, कॉलमनर हो सकती। पहला वाला फ्लैट टाइल्स के जैसे, तो ये डिफ्यूजन और फिल्ट्रेशन वाली जगहों पे होगा। दूसरे वाले में ज़्यादा, जो क्यूबॉइडल है, ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया, तो ज़्यादा एक्टिव एब्जॉर्प्शन की जगह होगा। और ऐसा क्यूबॉइडल एपिथेलियम जिसमें माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं उसको ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम कहते हैं। ठीक है। और तीसरी चीज़ हमने आपको बताई कि जो सिंपल कॉलमनर है ये बड़ी सेल्स होती हैं, कॉलम के जैसी होती हैं, तो ये ज़्यादा सीक्रेशन जहाँ करना होता है वहाँ पे होते हैं। और ऐसे कॉलमनर एपिथेलियम जिसमें सीलिया प्रेजेंट होते हैं वो पार्टिकल के वन वे मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, ट्रैकिया, इन सब जगहों पे पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये सिंपल की कहानी खत्म, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं हम कंपाउंड या स्ट्रेटिफाइड। दूसरे टाइप का क्या है, कंपाउंड या स्ट्रेटिफाइड। कंपाउंड का मतलब ही हमने कह दिया, यहाँ पे कई सारी मल्टी लेयर्ड एपिथेलियम। ध्यान से सुनिए, मल्टी लेयर्ड होंगे, बहुत सारी सेल, बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर एक लेयर नहीं होगी, बहुत सारी लेयर। अब क्या ये ऐसी जगहों पे होगा जहाँ पे सीक्रेशन करना है, जहाँ पे एब्जॉर्प्शन करना है? नहीं होगा, क्योंकि सीक्रेशन एब्जॉर्प्शन के लिए भाई पतली जगह चाहिए। तो एक ही लेयर की सेल जहां होगी वो मोस्टली सीक्रेशन और एब्जॉर्प्शन में रोल प्ले करेंगे। फिल्ट्रेशन, डिफ्यूजन, सीक्रेशन, एब्जॉर्प्शन। तो सिंपल एपिथेलियम का काम है जहां पे फिल्ट्रेशन होना है, जहां पे डिफ्यूजन होना है, जहां पे सीक्रेशन होना है, जहां पे एब्जॉर्प्शन होना है। लेकिन ये ऐसी जगहों पे प्रेजेंट, क्योंकि ये मल्टी लेयर्ड है, जो बॉडी को प्रोटेक्ट करने वाले ऑर्गन, जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने वाले ऑर्गन। दिस कैन नॉट प्ले, या यू कैन से दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट या रिस्पॉन्सिबल फॉर द सीक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन, बिकॉज दीज आर मल्टी लेयर्ड, कई सारी लेयर की बनी होंगी ये। अब सवाल ये है, देखिए, मेनी लेयर ऑफ रोल इन प्रोटेक्शन एंड स्ट्रेंथ। ये भी तीन, शेल के शेप के बेसिस पे ये भी तीन तरीके का है, कंपाउंड या स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस, कंपाउंड या क्यूबॉइडल, कंपाउंड या स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम, कंपाउंड या स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर। जैसे सिंपल स्क्वैमस था, सिंपल क्यूबॉइडल था, सिंपल कॉलमनर था, मतलब लेकिन वहां पे वन लेयर थी, यहां पे कई लेयर होंगी। लेकिन 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 हमेशा याद रखना, कई लेयर की सेल में, बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर कई लेयर की सेल्स होती हैं, बट only the uppermost layer of cell, only the uppermost layer of cell अगर फ्लैट है तो क्यूबॉइडल, सॉरी, स्ट्रेटिफाइड या कंपाउंड स्क्वैमस। अगर अपर लेयर की सेल क्यूब लाइक है, केवल अपर मोस्ट लेयर, बाकी बीच में कुछ भी हो सकते हैं, केवल अपर मोस्ट लेयर। अपर मोस्ट अगर कॉलमनर है तो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर। सुनिए, बीच में कुछ भी हो, बीच में मिक्सचर ऑफ स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनर कुछ भी हो सकता है, बट ओनली अपर मोस्ट लेयर ऑफ सेल इज गोइंग टू डिटरमाइन द टाइप ऑफ कंपाउंड और स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। दैट मीन्स कि जब सबसे ऊपर वाली लेयर की जो सेल है वो फ्लैट जैसी है तो इसको हम कहेंगे कंपाउंड या स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस। सबसे ऊपर वाली लेयर अगर क्यूब के जैसी है तो कंपाउंड या स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल। सबसे ऊपर वाली लेयर अगर कॉलम के जैसी है तो कंपाउंड या स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम। डन? कोई दिक्कत यहां तक? सो इन केस ऑफ कंपाउंड एपिथेलियम या स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, इट इज द ओनली cell of uppermost layer which are going to determine the type of compound epithelium. ठीक है, यहां तक बात समझ आया? अब देखिए, सबसे पहला कंपाउंड स्क्वैमस एपिथेलियम। इसमें तीन है, कंपाउंड स्क्वैमस, कंपाउंड क्यूबॉइडल, कंपाउंड कॉलमनर, या स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल, स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर। जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस या कंपाउंड स्क्वैमस। अब इसमें अपर मोस्ट लेयर जो सेल होती है वो फ्लैट टाइल्स के जैसी होती है, लेकिन मेनी लेयर होंगी, मेनी लेयर होंगी, कई सारी लेयर हैं जो बेसमेंट मेम्ब्रेन पे हैं। बीच में क्यूबॉइडल भी हो सकता है, बीच में टाइल्स के जैसी भी सेल हो सकती है,
बीच में कुछ भी हो सकता है, लेकिन सबसे ऊपर वाली अगर फ्लैट होनी चाहिए। क्लियर? क्लियर ना? इसको बीमारी आ गई। किसी स्टूडेंट ने आज हमें एक बोला कि मैम कोई एक वो इंस्टॉल कर लीजिए आपके ऐप में, जो इसमें दिक्कत आती है उसके लिए। देखते हैं भाई, देखते हैं कि बिना कुछ किए हो जाएगा। अब देखिए, अब देखिए अपर मोस्ट लेयर ऑफ सेल्स कैसी हैं? फ्लैट के जैसी। अरे अब हो, अरे भी नहीं हुआ यार, अब हो जाएगा। अपने से हुआ ना, तो अब हो जाएगा। अब देखना जरा, इसको ध्यान से समझना। जो कंपाउंड एपिथेलियम है उसमें कंपाउंड स्क्वैमस एपिथेलियम, जो अपर मोस्ट लेयर कैसी होगी? फ्लैट टाइल्स के जैसी होगी। उसमें ये भी दो तरीके की होती, केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, नॉन केराटिनाइज्ड स्क्वैमस स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। नाम थोड़े से टफ लग रहे होंगे, है तो ये स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस ही, लेकिन अगर अपर मोस्ट लेयर में केराटिन का, केराटिन प्रोटीन है सबसे हार्डेस्ट प्रोटीन, केराटिन प्रोटीन इज द हार्डेस्ट प्रोटीन, एंड हार्डनेस ऑफ केराटिन इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सल्फर, and that sulfur is present in sulfur containing amino acid, that is the cysteine. So keratin is the hardest protein of the body. Yeah, keratin is the hardest protein, and the hardness of the keratin is due to the sulfur containing amino acid, that is the cysteine. ठीक है? अब देखिए, अगर अपर मोस्ट लेयर सेल में केराटिन का डिपोजिशन हो, ये नीचे की सेल कैसी भी हो बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर, लेकिन जो अपर मोस्ट टाइल्स के जैसे सेल है इसमें केराटिन डिपॉजिट हो जाता है, और नेचर ने ऐसा क्यों बनाया ये भी बताएंगे। इसमें केराटिन का डिपोजिशन हो जाता है। अगर केराटिन का डिपोजिशन हो गया तो ये तो अपर मोस्ट सेल डेड हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? डेड। और डेड हो जाएगी, इसको स्ट्रेटम कॉर्नियम के नाम से जानते हैं। स्ट्रेटम कॉर्नियम, क्या कहते हैं? स्ट्रेटम कॉर्नियम। तो सुनिए, अगर केराटिन डिपोजिशन इन अपर मोस्ट लेयर बिकम डेड एंड कॉल्ड एज स्ट्रेटम कॉर्नियम। इसको क्या कहते हैं? स्ट्रेटम कॉर्नियम। और ये कहाँ पाया जाता है? ये केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम पाया जाता है स्किन एपिडर्मिस में। वेरी वेरी आईएमपी, वेरी वेरी आईएमपी कहाँ पाया जाता है? ये हमारे जो बॉडी के सबसे आउटर एपिडर्मिस, हमारी बॉडी की जो ये है, ये सबसे पहली लेयर, दैट इज द स्किन एपिडर्मिस। ये पूरा ही स्किन की जो सबसे आउटर कवरिंग है, स्किन एपिडर्मिस, जो कि केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स की बनी है, और सबसे ऊपर की जो सेल्स है उसमें केराटिन का डिपोजिशन है, इसलिए वो डेड बना दिया नेचर ने। और इसको मल्टीलेयर्ड क्यों बनाया? क्योंकि भाई सबसे पहला कुछ भी हो रहा है तो सबसे पहले दिस इज गोइंग टू फेस एवरीथिंग, सो दिस इज मेनली फॉर द प्रोटेक्शन। बैक्टीरिया भी इसको नहीं पेनेट्रेट कर पाता जल्दी, और कर गया जो हम कहते हैं कि फर्स्ट लाइन डिफेंस का काम करता है ये। जब हम इम्यूनिटी पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे ये फर्स्ट लाइन डिफेंस का काम करता है ना? तो प्रोटेक्शन के लिए तो है ही, मल्टी लेयर्ड होना चाहिए यहाँ पे। अगर ये सिंगल लेयर्ड होता मान लो, और केराटिन का डिपोजिशन भी ना होता, मान लो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम यहाँ प्रेजेंट होता, नेचर ने क्यों यहाँ सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम? पानी में डुबकी लगाया हमने, पता चला अब पूरा पानी भर गया हमारे शरीर में। तो ऐसा क्यों है कि हमारी जो स्किन की एपिडर्मिस है, सबसे आउटर मोस्ट लेयर, उसको नेचर ने केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम इसलिए बना दिया क्योंकि ये डेड हो। ये डेड लेयर है भाई, डेड, ठीक है, सबसे ऊपर वाली, ताकि ये बहुत सारा जो है ना प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सके हमें, ठीक। और कभी भी पानी, ये वाटर एंट्री के लिए भी क्या हो जाता है, हम कह सकते हैं रेजिस्टेंट है, ठीक, इतनी बात समझ रहे हो।
तो ये है अपर मोस्ट फ्लैट लाइक सेल, जिसको हम देखिए यहाँ है। अब हम इसका डायग्राम अगर बनाएं तो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है। बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर कई लेयर सेल है, दिख रहा है आपको। ये मिक्सचर ऑफ स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनर कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो सबसे ऊपर वाली सेल है, सबसे ऊपर वाली जो लेयर है वो टाइल्स के जैसी होगी, सबसे ऊपर वाली, इसको हम कहते हैं, और इसमें केराटिन भर दिया नेचर ने, अपर मोस्ट फ्लैट लाइक, जिसको स्ट्रेटम कॉर्नियम कहते हैं। ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ केराटिन ये डेड हो जाता है, ठीक। और सबसे नीचे वाली जो सेल है, नीचे वाली सबसे सेल कुछ भी हो सकती है, क्यूबॉइडल या कुछ भी हो सकती है, इसको स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम कहते हैं। और ये इसमें पावर ऑफ डिवीजन होता है, ये इसको रीजनरेट करते रहते हैं, क्योंकि बाहर की ये लेयर, ये मैल निकल गई भाई। मैल क्या है? यही सब है ना, डेड पार्टिकल वगैरह, ठीक। तो इसको रीजनरेट करने वाला सबसे नीचे वाला लेयर क्या कहलाता है? स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम। क्लियर कि हमारे स्किन एपिडर्मिस में कौन सा एपिथेलियम पाया जाता है? केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, ठीक। चलिए आइए दूसरा, नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। इसमें ऊपर की जो सबसे ऊपर होगी वो तो स्क्वैमस ही होगी, लेकिन इसमें केराटिन का डिपोजिशन नहीं होता। अब इसको देखते हैं, नॉन केराटिनाइज्ड स्क्वैमस एपिथेलियम। अपर मोस्ट लेयर अलाइव होती है, मतलब लिविंग होती है, नो डिपोजिशन ऑफ केराटिन, हेल्प इन वाटरी सीक्रेशंस एंड म्यूकस सीक्रेशन। ये ऐसी जगहों पे पाया जाता है जहां पे बहुत ज्यादा जर्क हो, स्ट्रोक्स हो, ठीक है, ऐसी जगहों पे पाया जाता है जहां पे बहुत स्ट्रेंथ की जरूरत है, और ये वाटरी सीक्रेशंस और म्यूकस सीक्रेशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो मल्टी लेयर्ड, सबसे ऊपर वाला टाइल्स के जैसे, लेकिन केराटिन का डिपोजिशन नहीं है, तो नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम कहते हैं इसको। और ऐसी जगहों पे पाया जाता है जहां पे वो जगह नम होनी चाहिए, वाटरी सीक्रेशंस होना चाहिए, और वो स्ट्रेंथ के लिए भी हो। जैसे सबसे पहला यहाँ पे लिया है, हेल्प इन बकल कैविटी। बकल कैविटी हमारा है भाई, खाना खा रहे हैं या कुछ भी, सबसे पहले हमारा बकल कैविटी आता है। बकल कैविटी हमेशा नम है ना, वेट है, तो बकल कैविटी में पाया जाता है। अचानक से भाई बकल कैविटी में ऐसा ये एपिथेलियम रहना जरूरी क्यों है? क्योंकि यहाँ हमेशा ही वाटर का सिक्रेशन होना चाहिए। खाना हमने गर्म खा लिया तो भी हमारी जो बकल कैविटी है उसको डैमेज नहीं होना चाहिए, है ना। वेजाइना, वेजाइना का भी जो सरफेस है वो भी वेट होता है, ठीक है। इसके अलावा सर्विक्स, वहाँ पे भी वाटरी सिक्रेशंस की जरूरत है। ईसोफेगस, ईसोफेगस में भी होता है। ये पार्ट ऑफ फेरिंग्स, फेरिंग्स में भी कुछ पार्ट में होता है, ठीक है। और कॉर्निया ऑफ आई, आई की कॉर्निया, वहां पे भी वेटिंग होती है। इनर सरफेस ऑफ आईलिड, जो कि हमेशा नम रहता है, आईलिड में पाया जाता है। नॉन केराटिनाइज्ड और मल्टीलेयर्ड है, क्योंकि ये प्रोटेक्शन की बहुत जरूरत है यहाँ पे इन सब चीजों की, ठीक। उसके बाद अब ये तो पहला क्या हो गया, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, जिसके दो टाइप, केराटिनाइज्ड, नॉन केराटिनाइज्ड। और दूसरा अब क्या होगा, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल। तीसरा क्या होगा, स्ट्रेटिफाइड कॉल्यूमनर। तो अब हम आते हैं स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम, देख लें। ये बहुत रेयर होता है और ये उतना एग्जाम में आता भी नहीं। और ये भाई ऊपर की सबसे, ये मल्टीलेयर्ड ये भी होंगे, लेकिन सबसे ऊपर वाली जो लेयर होगी वो क्यूब लाइक होगी। ये पाया जाता है कंजक्टिवा ऑफ आई में, ठीक। डक्ट ऑफ एडल्ट स्वेट ग्लैंड, जो अडल्ट स्वेट ग्लैंड होते हैं उनकी डक्ट में पाया जाता है, ये भी प्रोटेक्शन के लिए। स्ट्रेटिफाइड कॉल्यूमनर एपिथेलियम, ठीक। सबसे ऊपर वाली लेयर कॉलम लाइक होगी, और ये केवल और केवल मेल यूरेथ्रा में पाया जाता है। कहां पे? मेल यूरेथ्रा में, ठीक। इतनी बात समझ आ रही? तो ये तो सिंपल और स्ट्रेटिफाइड या कंपाउंड, ये दो हो गए। तीसरे टाइप का क्या है, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड। अब तीसरे टाइप का जो एपिथेलियम है स्यूडो, स्यूडो का मतलब ही हो गया फाल्स। स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, basically it is single layered but few basal cells do not reach apex, hence look like multi layered।
मतलब कुल मिला के कहने का मतलब ये है, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि स्यूडो का मतलब फाल्स, स्ट्रेटिफाइड का मतलब मल्टीलेयर्ड। ये मल्टीलेयर्ड है ही नहीं, बट लुक्स लाइक मल्टीलेयर्ड, ये फाल्स मल्टीलेयर्ड है। मतलब जैसे देखो, कुछ ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, एक कॉलम लाइक सेल होती, एक बीच में क्यूब लाइक, दूसरी कॉलम लाइक और बीच में क्यूब लाइक, और तीसरी कॉलम लाइक, अल्टरनेट कॉलम, कॉलमनार और क्यूबॉइडल एपिथेलियम, कॉलम लाइक, क्यूब लाइक, कॉलम लाइक, क्यूब लाइक। अब आप देखो तो आपको एक बात समझ आएगा, आप बाहर से देखने पे आपको लग रहा है ये कई लेयर है, क्योंकि न्यूक्लियस की पोजीशन चेंज हो गई। कई लेयर क्यों दिख रही है? क्योंकि सम बेसल सेल डू नॉट रीच द एपेक्स, सम बेसल सेल डू नॉट रीच द एपेक्स, कुछ सेल छोटी होती है वो एपेक्स तक नहीं पहुंच पाती हैं। तो अल्टरनेट कॉलमनर एंड क्यूबॉइडल सेल्स होती हैं, कॉलमनर बड़ी हैं, क्यूबॉइडल छोटी हैं, कॉलमनर बड़ी हैं, क्यूबॉइडल छोटी हैं, कॉलमनर बड़ी हैं, क्यूबॉइडल छोटी हैं। तो देख के लगता है कि ये कई लेयर होती हैं, तो देखने पे ये स्ट्रेटिफाइड दिखता है, लेकिन एक्चुअली में ये सिंगल लेयर्ड है, इसीलिए इसको स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कहते हैं, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड। क्लियर? एकदम अच्छे से समझ आ गया। अब ये होता कहाँ है? यूस्टेचियन ट्यूब में होता है, ब्रोंकाई में होता है, हम पढ़ाए थे, आपको बताए थे ब्रोंकाई में होता है, ट्रैकिया की कुछ जगहों पे होता है, ठीक है। और एक चीज समझना, अपर रेस्पिरेटरी एयरवेज जैसे नेजल पोर, नेजल चैम्बर और नेजोफेरिंग्स में होता है, और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वास डिफरेंस और एपिडिडाइमिस में होता है। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। और एक लास्ट है जिसको हम कहते हैं ट्रांजिशनल या यूरोथीलियम, ट्रांजिशनल एपिथेलियम या यूरोथीलियम। वेरी वेरी आईएमपी, वेरी वेरी आईएमपी, समझ लीजिए इसको हम यूरो, ट्रांजिशन का मतलब ये होता है बदलाव, चेंज होना। यूरोथीलियम इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक ही जगह है हमारी बॉडी में जहां पाया जाता है, किडनी के पार्ट में, इसीलिए इसको यूरोथीलियम कहते हैं। जैसे हमने कहा था ह्यूमन में, एनिमल में पेरोक्सीजोम किडनी में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए इसको यूरिकोजोम भी कहते हैं। इसी तरीके से ऐसा एपिथेलियम जो बस किडनी के पार्ट में पाया जाता है उसको हम यूरोथीलियम कहते हैं, और ये इसका नाम है ट्रांजिशनल। इसकी बहुत खास बात है, दिस इज द ओनली एपिथेलियम, दिस इज द ओनली एपिथेलियम, दिस इज द ओनली एपिथेलियम विच डू नॉट रेस्ट अपॉन बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब भाई समझिए इसका क्या सिग्निफिकेंस है। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन पे नहीं होता तो होता कहाँ है? अंडरलाइंग कनेक्टिव टिश्यू पे होता है। दिस इज द ओनली एपिथेलियम विच डू नॉट रेस्ट अपॉन। अच्छा भाई, बेसमेंट मेम्ब्रेन का काम क्या है? तो बेसमेंट मेम्ब्रेन सेल्स को एकदम अच्छे से पकड़े रहते हैं, तो उनका शेप ऑफ चेंज नहीं होता, ठीक, सेल्स को होल्ड करके रखते हैं। लेकिन अगर ये बेसमेंट मेम्ब्रेन इसमें नहीं है तो ये सेल्स तो एकदम फ्री है, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर, ये भी मल्टी लेयर्ड होती हैं, ये मल्टी लेयर्ड होती हैं, 4 से 6 लेयर, रिजेंबल्स नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम की तरह होती हैं। ओनली डिफरेंस इज अपर मोस्ट लेयर इज राउंडेड एंड लार्ज। ये नॉन केराटिनाइज्ड की तरह होती हैं, लेकिन सबसे बड़ा डिफरेंस है अपर मोस्ट सेल राउंडेड एंड लार्ज होती है। डू नॉट रेस्ट अपॉन बेसमेंट मेम्ब्रेन, रेस्ट डायरेक्टली अपॉन अंडरलाइंग कनेक्टिव टिश्यू एंड मस्कुलर टिश्यू। अगर कनेक्टिव टिश्यू है तो कनेक्टिव टिश्यू पे, और मस्कुलर टिश्यू है तो मस्कुलर टिश्यू पे होंगी। ठीक, अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों? हाईली स्ट्रेचेबल होती हैं, हेंस वेरिएबल शेप्स होते हैं इनके, हेंस हाईली डिस्टेंसिबल होती हैं, इनका शेप चेंज हो सकता है क्योंकि ये बेसमेंट मेम्ब्रेन पर नहीं होती। और आप बताओ, हमारा यूरिनरी ब्लैडर हाईली डिस्टेंसिबल होता है, उसमें पाई जाती हैं। यूरिन स्टोर करना हुआ, बहुत ज़्यादा देर तक भी यूरिन स्टोर किया जा सकता है। यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, रीनल पेल्विस, ऐसी जगहों पे ये पाए जाते हैं ताकि ये हाईली डिस्टेंसिबल हो। बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं है यहाँ, ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन यहाँ नहीं है, ये हाईली डिस्टेंसिबल है, ठीक है, इसीलिए इसको यूरोथीलियम के नाम से जाना जाता है। तो देखिए ये कहाँ होती हैं? रीनल पेल्विस, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेटर, और कहीं कहीं यूरेथ्रा भी दिया है, तो किडनी में ही बस ये प्रेजेंट है, इसलिए इसको यूरोथीलियम के नाम से जाना जाता है। ठीक,
अब ये खत्म कहानी। कौन जो कवरिंग या लाइनिंग पढ़ा रहे थे तो उसमें हमने दो तरीके का बताया था आपको, एक शेप्स के बेसिस पे और लेयर्स के बेसिस पे। ये खत्म। सिंपल सिंपल एपिथेलियम जिसमें 3, सिंपल स्क्वैमस, सिंपल क्यूबॉइडल, सिंपल कॉलमनर। दूसरा कंपाउंड या स्ट्रेटिफाइड, उसमें भी 3। तीसरा स्यूडो स्ट्रेटिफाइड और चौथा क्या है, दैट इज द ट्रांजिशनल। अब कुछ स्पेशल टाइप के एपिथेलियम, जो हमने कहा था स्पेशल टाइप के जो एपिथेलियम होते हैं, वो एक जर्माइनल, एक पिगमेंटेड और एक न्यूरोसेंसरी। देखिए जो जर्माइनल है ना, मॉडिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम ही होता है। मतलब आपसे अगर कोई पूछे कि ओवरी और टेस्टिस में कैसा एपिथेलियम है, तो अगर वहां जर्माइनल दिया है तब तो सही है, लेकिन क्यूबॉइडल दिया है तब भी गलत नहीं। ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम ही होता है, क्यूब लाइक ही सेल्स होती हैं इसकी। मॉडिफाइड क्यूबॉइडल होता है बस और बस। इसका फंक्शन क्या है, फंक्शन के बेसिस पे इसको दिया है। इसका फंक्शन है गोनेड्स गैमीट्स प्रोड्यूस करना, सेक्स सेल। मतलब जो ओवरी है, देखो ओवरी जब हमने बनाया था तो हमने कहा था ओवरी की लाइनिंग जर्माइनल एपिथेलियम कहलाती है। और जर्माइनल एपिथेलियम क्या है, जर्माइनल एपिथेलियम क्या है भाई, जर्माइनल एपिथेलियम एक क्यूबॉइडल एपिथेलियम का ही मॉडिफिकेशन है। तो ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम ही होती हैं, ठीक है, जो कि गोनेड्स में, टेस्टिस और ओवरी में पाई जाती हैं और एक गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं। तो दिस इज द जर्माइनल एपिथेलियम। दूसरा है पिगमेंटेड, ये मॉडिफाइड कॉल्यूमिनर। ये पिगमेंटेड सेल्स जो होती हैं मॉडिफाइड कॉल्यूमिनर ही होती हैं, जैसे आइरिस में, रेटिना के रॉड और कोन में, इन सब जगहों पे पाई जाती हैं, जो कि फोटो सेंसिटिव होते हैं। कैसे होते हैं, फोटो सेंसिटिव। और तीसरा है न्यूरोसेंसरी, ये भी मॉडिफाइड कॉल्यूमिनार होते हैं विद सेंसरी हेयर एट द फ्री एंड। इनके फ्री एंड पे सेंसरी हेयर प्रेजेंट होते हैं, जो कि कनेक्टेड होते हैं नर्व से। पढ़ाया हमने आपको कहाँ पे, जब हम आई और ईयर पढ़ा रहे थे। तो न्यूरोसेंसरी एपिथेलियम मॉडिफाइड कॉलमनार ही होते हैं, लेकिन इनके एंड पे सेंसरी हेयर पाए जाते हैं। सम टाइम इनको स्टीरियोसीलिया के नाम से भी जानते हैं, ठीक। और कनेक्टेड किससे होते हैं, नर्व फाइबर से, जैसे आईज, नोज और ईयर्स, इन सब जगहों पर। आई होप कि आपको ये टॉपिक एकदम अच्छे से समझ आ गया होगा, जो कवरिंग या लाइनिंग एपिथेलियम हमने बताया। अगले लेक्चर में हम आपको ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम के बारे में पढ़ाएंगे, कि मतलब एपिथेलियम भी दो था, एक कवरिंग या लाइनिंग, और दूसरा ग्लैंड्यूलर। 4 तरीके के हमने आपको क्या पढ़ाए, 4 तरीके का। हम थोड़ा सा बैठ के ना समझाते हैं आपको, थोड़ा सा बैठ के समझाते हैं। हमने आपको 4 तरीके के क्या पढ़ाए, दैट इज यू कैन से कनेक्टिव टिश्यू, 4 तरीके के एनिमल टिश्यू बताया। अब इस 4 तरीके के एनिमल टिश्यू में हमने बताया कि देखिए, एक होता है एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा होता है कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा होता है मस्कुलर, चौथा होता है नर्वस। जिसमें से एपिथेलियल टिश्यू तीनों ही जर्म लेयर से बने, तीनों ही जर्म लेयर से डेराइव हो सकते हैं। कनेक्टिव टिश्यू केवल और केवल मीजोडर्मल ओरिजिन के होते हैं। मस्कुलर टिश्यू होते हैं मीजोडर्मल के, एक्सेप्ट किस मस्कुलर टिश्यू के, दैट इज द आइरिस और सिलियरी मसल। और नर्वस टिश्यू होते हैं किस ओरिजिन के, हमेशा एक्टोडर्मल ओरिजिन के होते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद जो एपिथेलियल टिश्यू है, जो एपिडर्मिस एक्टोडर्म से डेराइव है, वो उसको हम एपिडर्मिस कहते हैं। जो एंडोडर्म से डेराइव है, एंडोथेलियम कहते हैं। जो मीजोडर्म से डेराइव है, मेसोथेलियम कहते हैं। एपिथेलियल टिश्यू इज द ओनली टिश्यू जो कि बेसमेंट मेम्ब्रेन पे होता है। उसमें भी एक एक्सेप्शन है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम या यूरोथेलियम, और ये एवेस्कुलर होता है। एपिथेलियल टिश्यू इज द ओनली टिश्यू जो कि एवेस्कुलर होता है, और ये अपना न्यूट्रिशन अंडरलाइंग कनेक्टिव टिश्यू से डेराइव करता है। एपिथेलियल टिश्यू 2 तरीके का होता है, कवरिंग या लाइनिंग, और दूसरा ग्लैंडुलर। कवरिंग या लाइनिंग एपिथेलियम भी 4 तरीके का होता है, शेप्स के बेसिस पे और लेयर ऑफ सेल्स के बेसिस पे। सिंपल, कंपाउंड,
स्यूडो स्ट्रेटिफाइड और ट्रांजिशनल। सिंपल में भी सिंगल लेयर सेल होंगी, 3 तरीके की सेल होंगी, 3 तरीके के एपिथेलियम, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल और कॉलमनर। और स्ट्रेटिफाइड में भी 3 है, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनर। जो स्यूडो स्ट्रेटिफाइड है वो सिंगल लेयर ही होती हैं, लेकिन अल्टरनेट कॉलमनर और क्यूबॉइडल की वजह से ये सिंगल लेयर्ड मल्टी लेयर दिखाई देती हैं, बट एक्चुअली दिस इज सिंगल लेयर्ड सेल। और जो ट्रांजिशनल है वो मल्टी लेयर्ड होते हैं और केवल किडनी में होते हैं। दिस इज द ओनली टिश्यू जो बेसमेंट मेम्ब्रेन पे नहीं होता, ओनली एपिथेलियल टिश्यू जो बेसमेंट मेम्ब्रेन पे नहीं होता। और बाकी जो स्पेशल बताया उसमें जर्माइनल जो कि मॉडिफाइड क्यूबॉइडल ही है, गोनेट्स में पाए जाते हैं, पिगमेंटेड जो आईज में पाए जाते हैं, आइरिस में, रॉड एंड कोन्स में। और इसके अलावा हमने आपको बताया कि दैट इज यू कैन से न्यूरोसेंसरी जो कि सेंस ऑर्गन्स में पाए जाते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर बस, और उसके बाद आप इसको अच्छे से पढ़ के समझ लीजिए। अगले लेक्चर में इसको कंटिन्यू करेंगे, ग्लैंडुलर एपिथेलियम, कनेक्टिव टिश्यूज, ये सब। ओके।